हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूं पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। एक बार सभी लोग जुड़ जाएंगे, देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। अलियो, अंजू, सुनील, अर्पिता, साक्षी, तारा, राजा, मनीषा, रानी, विकेश, सबीर, अरुण, प्रमोद, प्रवीण, अर्चना, विश्वजीत, अभिषेक। प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव है ना? प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। ठीक है, तो चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। उसके क्या प्रोविजंस थे हम लोगों ने देखा। उसके तहत देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल भारत में खत्म हो गया है, और उसके बाद क्या होता है, जो रूल है उसे किसे ट्रांसफर कर दिया गया? ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दिया गया। एंड ब्रिटिश क्राउन अब क्या करेगी? भारत के अंदर शासन करेगी। और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसका पद बदल करके क्या कर दिया गया? उसका नाम वायसराय कर दिया गया, है ना। और साथ ही साथ क्या होता है, वायसराय जो बनते हैं पहले वो लॉर्ड कैनिंग बनते हैं, और वायसराय के मदद करने के लिए क्या किया जाता है, एक आपका काउंसिल का गठन किया जाता है। सॉरी, वायसराय नहीं, जो आपका ब्रिटेन में क्या होता है, एक आपका मंत्रालय का गठन होता है, जिसके मंत्री को भारत सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कहा जाता था। और आपको बताया था कि पहले भारत सचिव बनते हैं लॉर्ड स्टैनले। उनकी जो मेंबर्स हैं, उनके जो मतलब मेंबर्स हैं, उनके मतलब हेल्प करने के लिए एक काउंसिल बनाएगी। किसको? जो भारत सचिव है उनकी मदद के लिए एक परिषद बनाएगी, जिसमें कितने मेंबर्स हुआ करते थे? 15 मेंबर्स हुआ करते थे। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके दौरान जो 1784 में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन हुआ था उसे अबलिश कर दिया गया। देखिए, एग्जीक्यूटिव जो है, मैंने आपको बताया था अभिषेक, एक होता है हमारे देश में नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है हमारे देश के। जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, यूनियन एग्जीक्यूटिव के हेड कौन है? वो प्रेसिडेंट है, ही इज हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। लेकिन वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। रियल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो कौन होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। उसके बाद जो पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी होती है वो सब होती है। जब हम प्रेसिडेंट में आएंगे, प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस इट इन वेरी डिटेल, बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। आप परेशान मत होइए, है ना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अब हम लोग बात करते हैं, अभी तो अब असली खेल शुरू होगा हमारा नेक्स्ट वीक से। अभी तक तो बस हम लोग बेस बना रहे थे, ठीक है। रियल हेड जो होता है प्राइम मिनिस्टर होते हैं, नॉमिनल हेड जो होते हैं वो कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं, जहां पर आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हमारे देश में भी क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय प्रणाली है ना जी। और ये जो संसदीय प्रणाली है हमारे देश में, वो हमने कहां से? ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। अच्छा, आपके मन में अगर एक सवाल, जैसे मान लीजिए मैं एक मतलब यहां पर एक स्टेटमेंट लिखता हूं, आप बताना क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। मैं यहां पर एक स्टेटमेंट लिखता हूं, आप लोग ये बताओ क्या दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट। इंडियन पार्लियामेंट इज सॉवरेन। इंडियन पार्लियामेंट इज सॉवरेन। या फिर मैं लिखता हूं भारतीय संसद संप्रभु है। भारतीय संसद संप्रभु है। इज इट क्लियर? ये जो है आपका स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, आप ये बताओ। भारतीय संसद संप्रभु है, इंडियन पार्लियामेंट इज सॉवरेन, इट इज करेक्ट और नॉट? करेक्ट है, ट्रू है, ओके, ठीक है। अब आपसे मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, यह बताइए क्या भारत की सरकार जो है, मतलब जो इंडियन पार्लियामेंट है, भारतीय सरकार ने जो इंडियन पार्लियामेंट है, क्या वो कैसा भी कानून बना सकती है? उसके ऊपर कोई लिमिटेशन है? यह बताइए। भारत सरकार जो है, क्या वो किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है? क्या वो सुप्रीम है लॉ मेकिंग में?
उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन है, लिमिटेशन है? आप खुद कह रहे हैं कि लिमिटेशन है, क्योंकि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, हमारे देश में संविधानवाद है, हमारे देश में सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हमारे देश में पार्लियामेंट सॉवरन है या कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है? ये बताइए। तो क्या भारत का जो संसद है वो किसी मतलब कोई भी कानून नहीं बना सकता? इसके ऊपर लिमिटेशन है, यानी कि पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम इन इंडिया। इंडिया में सुप्रीम कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इट मींस इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट सॉवरन। भारत के संसद का जो कानून बनाने का पावर है ना, उस पर क्या है? लिमिटेशन है। संसद कोई भी कानून बना सकती है, लेकिन हमारे संविधान के मूल संरचना को नहीं छेड़ सकती, मूल संरचना का उल्लंघन नहीं कर सकती है। और मूल संरचना के बारे में बताया था ना कि बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट ये केशवानंद भारती केस में देती है कौन? सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो यानी कि इंडियन पार्लियामेंट इज सॉवरन, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये स्टेटमेंट जो है ना इनकरेक्ट। और अगर आपसे हाँ ये स्टेटमेंट यहां पर रहता ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सॉवरन, अगर मैं ये स्टेटमेंट लिखता यहां कि ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सॉवरन, यानी कि ब्रिटिश की जो संसद है वो संप्रभु है, ब्रिटिश संसद संप्रभु है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या रहता? करेक्ट रहता। ये स्टेटमेंट क्या रहता आपका? करेक्ट रहता। क्यों? क्योंकि वहां पर सुप्रीमेसी ऑफ क्या है? वहां पर सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? नहीं, वहां पर सुप्रीमेसी है किसका? पार्लियामेंट का, यानी कि वहां की पार्लियामेंट कैसा भी चाहे कानून बना सकती है। और ब्रिटिश पार्लियामेंट को जो क्रिटिसाइज करते हैं चीजों को, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में बोलते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट एक मतलब जो मेल है उसको फीमेल नहीं बना सकता, एक फीमेल को मेल नहीं बना सकता है, बाकी कुछ भी कर सकता है ना। ये इतनी पावरफुल है ब्रिटिश की पार्लियामेंट। बात समझ में आ गई? क्लियर है पॉइंट? नहीं कर सकते हैं मिथुन जी, है ना। यहां तक क्लियर है ना? बात समझ में आ गई? चलिए अब हम लोग कहां पर थे? अब हम लोग बात कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नाउ वी आर मूविंग टू, यानी कि इसमें लिख लेना दिस वन इज, ये जो है ना इनकरेक्ट है, बट दिस वन इज करेक्ट। इस तरह का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, जो आप जब हाई लेवल के एग्जाम्स देते हैं, लाइक पीसीएस के पेपर्स देंगे, यूपीएससी का कोई आप प्रीलिम्स देंगे, तो वहां पर इस तरह के सवाल आपसे बनते हैं। ऐसे दो स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। इस तरह के सवाल आपसे बनते हैं। खैर, नाउ वी आर मूविंग टू इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इसे दोस्तों क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1861। इसमें सबसे पहले क्या होता है तो याद रखिएगा, जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, सॉवरन का मतलब हाँ सबसे पावर, जो जिसके पास डिसीजन लेने की सुप्रीमेसी हो, ठीक है ना, जिसके पास निर्णय लेने की क्या हो? सर्वोच्चता हो, है ना। ऑलरेडी पहला क्लास जाकर के देखिए मिथुन जी, पहले दूसरे क्लास में ये सारी चीजें बता रखी है। इसमें क्या होता है? गवर्नर जनरल की जगह पर आप वायसराय लिख लीजिए, ज्यादा सही रहेगा, है ना। वायसराय की काउंसिल में मेंबर की संख्या, वायसराय की मतलब जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, अब तो काउंसिल दो हो चुका है ना, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल। वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर की संख्या को, अभी तक वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर हैं? 4 मेंबर हैं, है ना। तो यहां पर क्या होता है? वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर की संख्या को 4 से बढ़ाकर 5 कर दिया गया, 4 से बढ़ाकर 5 कर दिए गए। अब देखिए यहां पर इंडिया का जो है ना, इंडियन को नॉमिनेट किया जाएगा किसमें? अब रिप्रेजेंटेशन यहां पर किसको? इंडियन को भी दिया जाएगा। एग्जीक्यूटिव का मतलब कार्यपालिका होता है खुशी जी, जो कि कानून को लागू करती है ना। डेली मैं आपको बताता हूं ये चीज कि लेजिस्लेटिव मतलब विधायी का, जो कानून को बनाए, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका जो कानून को लागू करे, एंड
जुडिशियरी का मतलब है न्यायपालिका, जो कानून की रक्षा करे या कानून को क्या करे, इंटरप्रेट करे, यानी कि कानून की व्याख्या करे। ठीक है, अब देखिए, नहीं उसको परमानेंट कर दिया गया था ना, मन्नू जी बताया था कि उसे क्या किया गया था, जो फोर्थ मेंबर जो जोड़ा गया था उसको 1853 में ही परमानेंट कर दिया गया। तो यहां पर जो वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर की संख्या को 4 से बढ़ाकर 5 कर दिया गया, और वायसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, वायसरॉय की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, मैं एक सवाल अभी आपसे और पूछूंगा, देखूंगा, मुझे थोड़ा चेक करना है कि किन बच्चों को ये चीज पता है। अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे इस अधिनियम को पढ़ने के बाद। वायसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर की संख्या फिक्स की गई। यहां पर यह कहा गया, जैसे वर्तमान की अगर बात करें हम लोग, तो वर्तमान में हमारे पार्लियामेंट मतलब जो लोकसभा है, लोकसभा का एक स्ट्रेंथ है, लोकसभा का स्ट्रेंथ है क्या, मैक्सिमम जो लोकसभा में सीटें हो सकती है दैट कैन बी 550, बट एट प्रेजेंट कितना है, 543 है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर भी वायसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर की संख्या फिक्स की गई। कहा गया कि जो मिनिमम मेंबर हो सकते हैं ना, जो न्यूनतम मेंबर हो सकते हैं कि इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो 6 हो सकते हैं, 6 मेंबर मिनिमम हो सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, और मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं इसमें, जो मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, वो आपके 12 हो सकते हैं। यानी कि मिनिमम 6 और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 12। यानी कि वायसरॉय की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका मिनिमम और मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो क्या किया गया है, फिक्स किया गया है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ही नाम था उसका, है ना, मोनाली जी, सुप्रीम कोर्ट ही बोला जाता था उसको। और जब अभी 1937 में देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 1937 में भी एक सुप्रीम कोर्ट बनता है, लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि उसे फेडरल कोर्ट बनाया गया था, आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर यह शर्त रखा गया कि जो भी मेंबर होगा इसमें मिनिमम आधे सदस्य मिनिमम आधे सदस्य क्या होंगे, इंडियंस होंगे। मिनिमम आधे सदस्य क्या होंगे, इंडियंस होंगे। मिनिमम जो आधे मेंबर होंगे वो कितने होंगे, इंडियन होंगे। अगर आपका 6 है तो इंडियन कितने होंगे, 3। अगर 8 है तो इंडियन कितने होंगे, 4। 10 है तो इंडियन 5। 12 है तो इंडियन 6। यानी कि मिनिमम जो यहां पर इंडियंस जो होंगे, इंडियंस की संख्या इसमें से कितनी होगी, आधी होगी। यहां तक बात समझ में आए, क्लियर है पॉइंट यहां तक। फटाफट पहले इसे लिखिए फिर चलते हैं इसके आगे। सर, संविधान में जो मेंबर होते हैं उनको तो कोई भी संशोधन की शक्ति होती है। संविधान में जो मेंबर होते हैं सब समझ में आएगा अंजनी जी, है ना। किसी भी संविधान में संशोधन कर सकते हैं, संविधान में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकता है। संविधान में संशोधन करने की शक्ति जो है ना हमारे देश में, वो किसके पास है, आप लोग बताओ। हु हैव पावर टू अमेंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में संशोधन कौन कर सकता है, बताइएगा, किसको पावर है। हाँ जी, पार्लियामेंट को है, सिंपल, संसद को है। लेकिन हमारे देश में क्या है, हमारे देश में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। बात को समझिए, हम लोग जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हम लोगों के देश में, और लिखित संविधान में सर्वोच्च कौन होता है, संविधान होता है। तो पहले क्या था, 1973 तक कई सारे केसेस आए थे सुप्रीम कोर्ट में। हम लोग इस केसेस के बारे में पढ़ेंगे जब संविधान संशोधन पढ़ेंगे। कई सारे मामले आए कि पार्लियामेंट का संविधान में संशोधन करने का शक्ति जो है सीमित है या असीमित है। तो कुछ केस में कहा गया कि नहीं, पार्लियामेंट के संविधान संशोधन करने की शक्ति सीमित है। कई केस में कहा गया कि पार्लियामेंट के संविधान करने की शक्ति असीमित है। लेकिन जो सबसे मेन केस आता है वो आता है केशवानंद भारती केस। और केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कहती है कि पार्लियामेंट का जो संविधान में संशोधन करने का शक्ति है वो सीमित है, वो क्या है, लिमिटेड है।
पार्लियामेंट हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को, यानी कि जिन प्रिंसिपल्स पर, जिन सिद्धांतों पर हमारा संविधान निर्मित, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती है, उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती है। मतलब कि पार्लियामेंट संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन क्या हर चीज को संशोधन कर सकती है? क्या पूरा हमारा संविधान जो है उसको बदल के रख सकती है? क्या नहीं बदल सकती है। वही मैंने बोला ना कि जैसे हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हमारे देश में जैसे संसदीय व्यवस्था है, क्या इस पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कन्वर्ट किया जा सकता है? क्या जो हमारे देश के अंदर जो सरकार की संसदीय प्रणाली है, क्या उसे अध्यक्षीय प्रणाली या प्रेसिडेंशियल सिस्टम में बदला जा सकता है? याद रखिएगा, नहीं बदला जा सकता है। कहेंगे सर क्यों नहीं बदला जा सकता है? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो संसदीय प्रणाली है, यह हमारे संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है और पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड क्या बेसिक स्ट्रक्चर। पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकती है। बात समझ में आई? आ गई बात समझ में सबको? चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। भाई साहब इंद्रसेन जी, देखिए अब ये जो इस तरह के जो बच्चे हैं ना, दे आर जस्ट हियर टू डिस्टर्ब द क्लास। या तो आप देखिए सीरियस नहीं है क्लास को लेकर के, या फिर आप क्या कर रहे हैं, यहां पर टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं। थोड़ा सा ना अपने आप को इंप्रूव करो। अगर आप ये बार बार पूछेंगे सर व्हाट इज लेजिस्लेटिव, व्हाट इज एग्जीक्यूटिव एंड व्हाट इज जुडिशियरी, अभी तक की क्लास में मैंने कम से कम 50 बार से ज्यादा बार समझाया होगा व्हाट इज लेजिस्लेटिव, व्हाट इज एग्जीक्यूटिव एंड व्हाट इज जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है विधायिका, जो आपका एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका, जुडिशियरी का मतलब होता है आपका न्यायपालिका। स्टार्टिंग के क्लास में मैंने आपको बताया हुआ। अब हर बार अगर मैं लेजिस्लेटिव बोलूंगा तो वहां पर मैं विधायिका बोलूं, ये जरूरी नहीं है। अगर मैं एग्जीक्यूटिव बोलूंगा तो मैं वहां पर हर बार कार्यपालिका बोलूं, ये जरूरी नहीं है। आपको थोड़ा अटेंटिव रहना होगा क्लास में। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इतना उसमें नहीं जाना है तो वी कैन, मतलब जो है ना, फिर प्योर वनडे एग्जाम की तरह मैं पूरा पॉलिटी को फिनिश कर दूंगा विद इन 50 क्लास, उससे भी कम में, है ना। मतलब यार अब ये मैं अगर लेजिस्लेटिव लिख रहा हूं, लेजिस्लेटिव काउंसिल को आपको खुद समझ जाना चाहिए कि मैं हर बार यहां पर विधायी परिषद लिखूं, ये जरूरी है। इतना थोड़ा अटेंटिव रहा करिए ना क्लास में, थोड़ा सीरियस रहा करो। अब इस तरह की बेसिक बेसिक चीजों को मैं बार बार लिखूं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल मैंने बोला, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोला, तो आपको पता होना चाहिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल कार्यकारी परिषद की मैं बात कर रहा हूं, है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। वायसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और जब भी मैं ये बोलता हूं लिखता हूं तो वहां पर मैं बोल देता हूं वायसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल बोल रहा हूं तो इसका हिंदी में बोल देता हूं कि वायसरॉय की विधायी परिषद में 3 इंडियन यानी 3 भारतीय को मनोनीत किया गया। अभी मनोनीत हो रहा है क्योंकि इलेक्शन अभी नहीं हो रहा है लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, अभी नॉमिनेट किए जा रहे हैं। किसके द्वारा? वायसरॉय के द्वारा। और इस समय वायसरॉय कौन है भारत के? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ही अभी वायसरॉय हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, वायसरॉय के लेजिस्लेटिव काउंसिल में, यानी जो वायसरॉय की विधायी परिषद है उसमें 3 इंडियंस को क्या किया गया? मनोनीत किया गया। अब देखिए क्या होता है इसमें। फिर 3 इंडियंस कौन कौन थे ये आपसे पूछा जा सकता है। एक थे राजा ऑफ बनारस, राजा ऑफ बनारस, है ना। या फिर एक कौन थे? बनारस के राजा थे। नाम याद रखना जरूरी नहीं है, सिर्फ याद रखना है बनारस के राजा, ठीक है। दूसरा एक थे राजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ पटियाला। एक यहां पर मनोनीत किया गया, किसको? पटियाला के राजा को। और एक नॉमिनेट किया गया वायसरॉय की किस काउंसिल में नॉमिनेट हो रहा है? लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अभी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नॉमिनेट नहीं किया गया है इनको सिर्फ विधायी परिषद में अभी नॉमिनेट किया जा रहा है। और तीसरा नॉमिनेट किया गया था किसको? सर दिनकर रॉ को। किसको नॉमिनेट किया गया था? सर दिनकर रॉ, सर दिनकर रॉ।
इसके बाद क्या होता है याद रखिएगा, सबसे पहली बार, जैसे वर्तमान में आप जानते हैं वर्तमान में क्या होता है, वर्तमान में आपका जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद में अलग अलग क्या होते हैं, विभाग हैं। जैसे रेलवे है तो वो हमारे जो रेल मंत्री हैं वैष्णव साहब, उनके पास है। जैसे वित्त है तो वित्त किसके पास है, सीतारमन जी के पास है। इसी तरह गृह मंत्री की बात करें, होम मिनिस्ट्री जो है वो किसके पास है, अमित शाह के पास है। इसी तरह अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग विभाग हैं, और ये विभाग जो है अलग अलग मंत्रियों को क्या किया गया है, बांटा गया है। इसी प्रकार सबसे पहली बार इसको बोलते हैं क्या, पोर्टफोलियो सिस्टम। इसको बोलते हैं विभागीय व्यवस्था, इसे बोलते हैं विभागीय प्रणाली। और सबसे पहली बार जो ये विभागीय व्यवस्था का प्रारंभ होता है वो इसी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा ही होता है। याद रखिएगा, इसी के द्वारा क्या होता है, पहली बार पोर्टफोलियो सिस्टम, पोर्टफोलियो सिस्टम, पहली बार पोर्टफोलियो सिस्टम यानी कि विभागीय व्यवस्था की शुरुआत होती है। किसकी, विभागीय व्यवस्था की शुरुआत होती है। विभागीय व्यवस्था की क्या हुई, शुरुआत हुई। पोर्टफोलियो सिस्टम को क्या किया गया, शुरू किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया मल्टीपल टाइम्स कि बाय विच एक्ट पोर्टफोलियो सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, है ना। बाय विच एक्ट पोर्टफोलियो सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, है ना। बात समझ में आ गई। हाँ जी बिल्कुल, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। फटाफट से लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। फिर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा, है ना। देखिए पॉलिटी जो है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत मजेदार विषय है। अब जब हम आगे स्टार्ट करेंगे, जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेसिडेंट, यू विल फील यू आर इनसाइड द पार्लियामेंट, है ना। आपको लगेगा कि आप कहाँ बैठे हो, पार्लियामेंट में बैठे हो। जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, इमरजेंसी पावर्स पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, आपको पॉलिटी रटना नहीं है, समझना है कि क्यों है, क्या जरूरत है। आखिर हमारे संविधान में आर्टिकल 17 है तो क्या कारण है इसका, आर्टिकल 18 है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स है तो क्यों, है ना। एक एक करके हम लोग सब चीजों को समझेंगे, और वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कितना ज्ञान मिलेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। आप कितना सीखना चाहते हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, इसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं। इसमें क्या होता है फिर, याद रखिएगा, 3 प्रोविंसेस में लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया गया। देखिए बंगाल में है, बॉम्बे में है, मद्रास में ऑलरेडी है पहले से, है ना। बंगाल में, बॉम्बे में, मद्रास में है। और यहां पर क्या होता है, जो 3 प्रांतों में जो है आपका क्या होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्या किया जाता है, 3 प्रांतों में लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया जाता है, ठीक है। 3 प्रांतों में लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया जाता है। बंगाल में नहीं था, बॉम्बे और मद्रास में था, क्योंकि बंगाल तो पूरा सेंटर था, वहां पर वाइसरॉय रहते थे, तो बंगाल में नहीं था। याद रखिएगा, यहां पर जब बात करते हैं 3 प्रोविंसेस में यानी 3 प्रांतों में लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन होता है। 3 प्रांतों में लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया गया, 3 प्रांतों में लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया गया। और याद रखिएगा ये 3 प्रोविंसेस कौन कौन से थे, एक था बंगाल, दूसरा था आपका बॉम्बे पंजाब, और तीसरा था आपका NWFP। NWFP इसको बोलते थे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, हिंदी में बोलते हैं इसको नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, इसको बोलते हैं हिंदी में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत कहते हैं इसको, है ना। बंगाल में, पंजाब में और NWFP में 3 जगह पर क्या किया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल का
निर्माण किया गया इसी एक्ट के तहत। वर्तमान में ये जो क्षेत्र है ये अभी हमारे देश में नहीं है। ये जो NWFP हुआ करता था वो किधर चला गया है, पाकिस्तान का पार्ट बन गया है वो। अब देखिए ये जो आपका वायसरॉय है, यहां पर अब वायसरॉय को क्या दिया जाता है, वायसरॉय को ऑर्डिनेंस पावर दिया गया। तो आपके मन में सवाल उठेगा कि सर ये ऑर्डिनेंस क्या है। ध्यान से समझिएगा, वायसरॉय को क्या दिया गया, ऑर्डिनेंस पावर दिया गया, यानी कि अध्यादेश शक्ति दी गई, अध्यादेश शक्ति दी गई। अब ये अध्यादेश शक्ति क्या होती है, अध्यादेश शक्ति दिया गया, वायसरॉय को क्या दिया गया, ऑर्डिनेंस पावर दिया गया। अब आपके मन में सवाल उठेगा सर व्हाट इज दिस ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस क्या है। देखिए वर्तमान में जब हम बात करते हैं ना, तो वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति के पास और हमारे राज्यपाल के पास, पूरे देश के मामले में राष्ट्रपति के पास क्या है, ऑर्डिनेंस पावर है। जब बात करते हैं पूरे राज्य के मामले में ऑर्डिनेंस पावर किसके पास है, तो वो राज्यपाल के पास है ना। लेकिन ऑर्डिनेंस है क्या, आप याद रखिए कि जो पार्लियामेंट है वो पूरे देश के लिए कानून बना सकती है। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस है ना, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, पार्लियामेंट पूरे देश के लिए कानून बनाती है। और पार्लियामेंट में कौन कौन शामिल है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और पार्लियामेंट कब कानून बनाती है, जब पार्लियामेंट का सेशन चलता है। लाइक जैसे अभी बजट सेशन चल रहा है, फिर मॉनसून सेशन चलेगा, फिर आपका विंटर सेशन चलेगा। पहला सवाल, एक सवाल तो मेरा यह है आप लोगों से, क्या यह हमारे संविधान में कहीं पर लिखा गया है कि बजट सेशन होगा, मॉनसून सेशन होगा, विंटर सेशन होगा? ऐसा कहीं मेंशन है हमारे संविधान में कि पार्लियामेंट के पूरे वर्ष में जो है बजट सेशन, विंटर सेशन और मॉनसून सेशन होंगे? ऐसा कहीं मेंशन है क्या हमारे संविधान में? याद रखिएगा, नहीं, हमारे संविधान में कहीं पर ऐसा नहीं लिखा गया है कि पार्लियामेंट का 3 सत्र होगा, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, ये नहीं लिखा है। बल्कि हमारा संविधान जो है, हमारे संविधान के आर्टिकल 85 में 2 बातें कही गई है सेशन को लेकर के। सबसे पहली बात यह कही गई है कि पार्लियामेंट के पूरे वर्ष में मिनिमम 2 सेशन होने चाहिए, यानी कि जो संसद है वो पूरे वर्ष में न्यूनतम 2 बार मिलेगी। और दूसरी बात कहती है कि पार्लियामेंट के 2 सत्र के बीच, यानी जो 2 सेशन है ना, उसके बीच मैक्सिमम गैप, अधिकतम गैप कितना होगा, 6 मंथ का होगा। यह बात कही गई है हमारे संविधान के अंदर। कहीं पर यह बजट सेशन, विंटर सेशन, मॉनसून सेशन इसका जिक्र नहीं है। बस ये कहता है कि पूरे वर्ष में पार्लियामेंट के न्यूनतम 2 सेशन होने चाहिए, ज्यादा आप जितने करवाओ। और 2 सेशन के बीच मैक्सिमम गैप कितना होना चाहिए, 6 मंथ होना चाहिए। अब ये जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट हमेशा तो इसकी सेशन इसका चलता नहीं है। अब मान लीजिए कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, या फिर मान लीजिए पार्लियामेंट का कोई भी एक सदन सत्र में नहीं है, एक सदन सेशन में नहीं है, चाहे दोनों चाहे एक, तो उस समय देश के लिए नेशनल इंटरेस्ट में, राष्ट्र हित में कानून बनाना क्या है, अनिवार्य है। याद करिए, आज से 3 साल पहले के आसपास हमारे देश में कुछ फार्म लॉज लाए गए थे, कुछ कृषि कानून लाए गए थे, जिसको लेकर के पूरे देश में, खास करके दिल्ली में किसानों ने भयंकर वाला हंगामा किया। वो फार्म लॉज जो लाए गए थे वो क्या थे, वो ऑर्डिनेंस के द्वारा ही लाए गए थे, वो अध्यादेश के द्वारा ही लाए गए थे। ठीक, बात को ध्यान से समझना। यानी कि जब पार्लियामेंट सत्र में नहीं है, या पार्लियामेंट का कोई भी हाउस सेशन में नहीं है, पार्लियामेंट का कोई हाउस या कोई मान लीजिए पार्लियामेंट के 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा, दोनों ही हाउस सेशन में नहीं, या फिर पार्लियामेंट का कोई एक भी हाउस, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई एक भी सत्र में नहीं है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर प्रेसिडेंट को एक पावर है, किसके सलाह से, मंत्री परिषद की सलाह से, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी सलाह से वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, यानी कि टेम्पररी लॉ बना सकते हैं। ठीक, अस्थायी कानून बना सकते हैं। लेकिन कब तक, जब तक कि पार्लियामेंट फिर से मिल ना जाए। और याद रखिएगा, ये जो प्रेसिडेंट का जो ऑर्डिनेंस पावर है
वो किस में है, वो आपका आर्टिकल 123 में है। वर्तमान में जो हमारे संविधान का आर्टिकल 123 है उसमें राष्ट्रपति के अध्यादेश शक्ति की बात करी गई है। ठीक है, और याद रखिएगा जब पार्लियामेंट जो प्रेसिडेंट ये ऑर्डिनेंस इशू करते हैं, सवाल उठता है सर ये ऑर्डिनेंस हमेशा के लिए लागू रहेगा या वो लफ्ज होगा। तो मैंने क्या बताया, ऑर्डिनेंस क्या है, एक टेम्पररी लॉ है। लॉ बनाने का अधिकार हमारे देश में संसद के पास है। प्रेसिडेंट सिर्फ संसद के एक अंग है, प्रेसिडेंट ही पार्लियामेंट नहीं है। यानी कि उसे पार्लियामेंट के बाकी अन्य दो हाउस से, अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट ने कोई ऑर्डिनेंस जारी किया है तो उसे पार्लियामेंट के दोनों हाउस से भी हमें पास कराना होगा। अब मान लीजिए जैसे फिर पार्लियामेंट का सत्र शुरू होगा तो हमारा संविधान कहता है, वर्तमान के अध्यादेश की बात करें, हमारा संविधान यह कहता है कि जैसे पार्लियामेंट का सत्र स्टार्ट होगा तो पार्लियामेंट का सत्र स्टार्ट होने के बाद उस ऑर्डिनेंस को संसद के समक्ष रखा जाएगा, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के पास रखा जाएगा। और अगर लोकसभा और राज्यसभा ने इसे 6 वीक के अंदर, कितने 6 वीक के अंदर अगर इसे पास कर दिया, अगर इसे पारित कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, परमानेंट एक्ट बन जाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट का ऑलरेडी परमिशन मिला हुआ है उस पर, क्योंकि प्रेसिडेंट ने ही इश्यू किया है और साथ ही साथ लोकसभा राज्यसभा दोनों ने पास कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, परमानेंट एक्ट बन जाएगा। अगर वो 6 वीक के अंदर पार्लियामेंट ने उसे पारित नहीं किया, अगर 6 सप्ताह के अंदर अगर उसे संसद के दोनों सदनों से पारित नहीं किया गया तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका लैप्स हो जाएगा। यानी लेकिन कब, जब संसद का सत्र शुरू हो रहा है तब। इट मींस व्हाट कैन बी मैक्सिमम वैलिडिटी ऑफ ऑर्डिनेंस। जो वर्तमान में अगर हम अध्यादेश की बात करें तो उसका मैक्सिमम वैलिडिटी कितना हो सकता है, दैट कैन बी 6 मंथ प्लस 6 वीक। क्योंकि मान लीजिए आज पार्लियामेंट का सत्र खत्म हुआ और अगले दिन क्या होता है, प्रेसिडेंट क्या करता है, ऑर्डिनेंस इशू कर देते हैं। एंड हमारे संविधान का आर्टिकल 85 कहता है द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज 6 मंथ। यानी कि मैक्सिमम गैप 6 मंथ हो सकता है, यानी कि नेक्स्ट सेशन जो है 6 मंथ के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, लाना ही पड़ेगा। तो मैक्सिमम वैलिडिटी क्या हो सकती है ऑर्डिनेंस की, अगले दिन प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस इशू किया, मैक्सिमम गैप 6 मंथ का हो सकता है। और 6 मंथ के बाद मान लीजिए कि पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट हुआ, उसके बाद 6 वीक तक वो और वैलिड रहेगा। 6 वीक के बाद वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। अगर वो पारित हो गया तो परमानेंट बनेगा, अगर पारित नहीं हुआ तो लैप्स हो जाएगा। यानी कि मैक्सिमम वैलिडिटी ऑफ एन ऑर्डिनेंस कैन बी 6 मंथ प्लस 6 वीक। ये बात समझ में आ गई, इतनी सी बात समझ में आई सभी को, कोई दिक्कत इसमें? अरे नहीं भाई अंजनी जी, बिल्कुल नहीं कराना पड़ता है ना। चलिए अब सवाल दूसरा ये उठता है कि सर ये बताइए, क्या प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करके क्या संविधान में संशोधन कर सकते हैं? क्या प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी करके संविधान में संशोधन कर सकते हैं क्या? अगर तुरंत फिर से हो जाए तो वही जिस दिन सेशन स्टार्ट हुआ, ऑर्डिनेंस इश्यू होने के जितने दिन बाद सेशन स्टार्ट होगा उसके बाद वो मैक्सिमम 6 वीक तक, यानी पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होने के 6 वीक तक वो वैलिड रहेगा। 6 वीक में अगर पार्लियामेंट ने पास किया, बिकम अ परमानेंट एक्ट, और अगर पारित नहीं किया तो वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और ये चीज याद रखिएगा, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करके हमारे संविधान में संशोधन नहीं कर सकते हैं। यानी कि प्रेसिडेंट कैन नॉट अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन बाय इशूइंग ऑर्डिनेंस। ओके, चलिए यहां पर ये जो एक्ट है, ये एक्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब देखिए मेरा एक सवाल है ना, चूंकि देखिए कल, यहां तक लिख लिया ना सभी ने, यहां तक सभी ने नोट कर लिया है ना। और जो भी देखिए मैं अभी टॉपिक से अगर रिलेट अलग होकर के, जैसे आर्टिकल 123 मैंने बताया, इसके बारे में आप वन लाइनर में ये सब चीज मेंशन कर लीजिए, वन लाइनर में ये सब पॉइंट क्या कर लीजिए, आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, और जैसे आर्टिकल 213 है, आर्टिकल 213 में किसका, गवर्नर का ऑर्डिनेंस पावर है, यानी कि राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति जो है वो किसमें दी गई है, वो दी गई है आर्टिकल 213 में। जैसे मैं कुछ भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर मैं आपको क्लास में दे रहा हूं, आप ये समझिए आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है तभी मैं दे रहा हूं। अगर मैं कुछ बता रहा हूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तभी मैं बता रहा हूं। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 पे, वो छोटा सा कानून है। फिर हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 देखेंगे।
लेकिन उसके पहले मेरा एक सवाल है आप लोगों से। आप जानते हैं कल यानी कि 20 फरवरी को दिल्ली में श्रीमती रेखा गुप्ता जी चीफ मिनिस्टर के पद का शपथ लेती हैं और उनके साथ क्या होता है, उनके जो 6 मिनिस्टर हैं वो भी क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि जो चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर या दिल्ली के जो मिनिस्टर्स हैं, उनको अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एंड अदर मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन दिल्ली इज अपॉइंटेड बाय हूम? इस बार ये मतलब हुआ है, तो हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपसे ये सवाल पूछे। याद रखिएगा एक्चुअली में होता क्या है इसके पूरा बैकग्राउंड समझिएगा। हमारे संविधान में एक संशोधन होता है इन 1991, जिसका संविधान संशोधन का नाम होता है 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी 69वां संविधान संशोधन अधिनियम। कब हो रहा है? 1991 में। उसी के तहत दिल्ली को एनसीटी ऑफ दिल्ली का दर्जा दिया जाता है, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसे क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का दर्जा दिया गया उसे, और उसी के तहत दिल्ली के अंदर विधानसभा का गठन हुआ, यानी कि दिल्ली के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली का गठन हुआ। उसके लिए कुछ प्रोविजंस जोड़े गए और हमारे संविधान में इसी संविधान संशोधन के तहत एनसीटी ऑफ दिल्ली के अंदर कैसे क्या लॉ बनेगा, क्या नहीं बनेगा, है ना, उसके लिए एक क्या है हमारे संविधान के अंदर, देखिए क्या है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी कहा गया है। बाकी बोलते हैं एनसीआर भी हैं, वो अलग चीज है। नेशनल एनसीआर, नेशनल जो आपका नियर कैपिटल रीजन है ना, मतलब राष्ट्रीय जो राजधानी, मतलब वो है एनसीआर है, वो अलग चीज है। एनसीटी ऑफ दिल्ली इज अलग चीज, दोनों में फर्क है ना। अब ध्यान से मेरी बात को पहले समझिएगा कि ये जो आपका 69वां संविधान संशोधन है, इसके तहत हमारे संविधान में एक आर्टिकल इंक्लूड किया जाता है। क्या? आर्टिकल 239 ए, है ना। कौन सा आर्टिकल इंक्लूड किया जाता है? आर्टिकल 239 ए, यह आर्टिकल जोड़ा जाता है ना। और इसी के अंदर याद रखिएगा एक क्लाउज है, आर्टिकल 239 ए क्लाउज 5। क्या है? क्लाउज 5। और इस क्लाउज 5 में कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली is appointed by president and other member of council of minister in Delhi is appointed by president on advice of chief minister, यानी कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और जो अन्य मंत्री परिषद के जो अन्य सदस्य हैं दिल्ली के अंदर, उसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, लेकिन इसी का क्लाउज 4 है, इसी आर्टिकल का क्लाउज 4 है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि किसी भी स्टेट के अंदर कोई भी राज्य है, वहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें बिहार की, अगर हम बात करें यूपी की, अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, अगर हम बात करें पंजाब की, वहां पर जो मंत्री परिषद है, वहां की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसका मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है? यानी कि कितने मिनिस्टर्स हो सकते हैं वहां पर मैक्सिमम? कोई बता सकता है? या मिनिमम कितने मिनिस्टर हो सकते हैं वहां पर? कोई बता सकता है? याद रखिएगा किसी भी स्टेट के अंदर जो मिनिस्टर की मैक्सिमम संख्या हो सकती है ना स्टेट में, वो कितना हो सकता है? वहां की जो विधानसभा है, मान लीजिए जैसे किसी राज्य की विधानसभा है, वहां पर 240 सीट है, तो इसका 15% होगा। जो भी नंबर है, मैक्सिमम साइज ये हो सकता है, और मिनिमम साइज जो हो सकता है ना, दैट कैन बी 12 स्टेट के अंदर, राज्यों के अंदर। लेकिन दिल्ली में आपने देखा होगा, दिल्ली में कितनी सीटें हैं? 70। इसका 15% निकालिए तो ये कितना होता है? 10.5 के आसपास। क्या मान लीजिए अगर उसमें करें तो 11, है ना, है ना। लेकिन आप कल देखा होगा आपने कि दिल्ली में जो है आपके एक तो सीएम प्लस उसके साथ 6 अदर मिनिस्टर ने क्या लिया? शपथ लिया। यानी कि जो आपका मिनिमम क्या है? 12 भी नहीं हो रहा है, ठीक।
तो याद रखिएगा एक्चुअली में यहां पर क्या है ना, आर्टिकल 239A के अंदर एक क्लाउज है, क्लाउज 4, इसी का क्लाउज 4 है। और वो क्लाउज 4 कहता है कि दिल्ली के अंदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसका मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है। इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो मैक्सिमम साइज हो सकता है दैट कैन बी 10% ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली। यानी कि दिल्ली की विधानसभा की जो क्षमता है उसका मैक्सिमम 10% हो सकता है। और यानी कि 70 का 10% कितना होता है, मैक्सिमम 7 होता है। इसलिए आप देखिए यहां पर चीफ मिनिस्टर प्लस 6 अदर मिनिस्टर, क्या हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज। इसलिए यहां पर 7 से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते, क्योंकि इस आर्टिकल 239AA का क्लाउज 4 ये कहता है कि दिल्ली के अंदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसका मैक्सिमम साइज 10% ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो सकता है। क्योंकि इस बार चुनाव हुआ है, इस बार अपॉइंटमेंट हुआ है, तो यहां से प्रश्न पूछे जाने के चांसेस काफी हैं। However, when we discuss यूनियन टेरिटरी, जब हम लोग बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जब हम बात करेंगे पुडुचेरी की, जब हम बात करेंगे यूटी यूनियन टेरिटरीज की, वहां पर इसके बारे में हम और भी डिटेल में चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों है, क्या वजह है ना, वी विल डिस्कस फर्दर। अब हम लोग बात करते हैं, यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो बताइए, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे। ये बात समझ में आ गई सभी को। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ठीक है, दिल्ली के अंदर जो देखिए चीफ मिनिस्टर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, उनको नियुक्त करते हैं कौन, प्रेसिडेंट, है ना, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर। लेकिन ओथ दिलाने का जो काम होता है ना, उनको शपथ दिलाने का काम किसका होता है, एलजी का। एलजी यानी कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका होता है। ठीक है, और दूसरी बात याद रखिएगा कि जो बाकी के अन्य राज्य हैं वहां पर जो मंत्री परिषद है यानी चीफ मिनिस्टर और उनकी जो काउंसिल है उसका मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है, उस स्टेट की विधानसभा की स्ट्रेंथ का, उस स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी जो क्षमता है उसका मैक्सिमम 15%। लेकिन दिल्ली के केस में ऐसा नहीं। दिल्ली के केस में क्या है, दिल्ली की जो विधानसभा स्ट्रेंथ है, जो दिल्ली के अंदर विधानसभा की सीटों की संख्या है उसका मैक्सिमम 10% हो सकता है। क्लियर, आ गई बात समझ में। अब देखिए इसी के बाद क्या होता है, इसी एक्ट में एक पॉइंट याद रखेंगे, इसी एक्ट के बाद यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बाद ही हमारे देश में क्या होता है, एक हाईकोर्ट एक्ट पारित होता है, इंडियन हाईकोर्ट एक्ट 1861। इंडियन हाईकोर्ट एक्ट 1861 जो है ये पारित होता है ना। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, उसके तहत हमारे देश के अंदर क्या होता है पता है, जो कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट बना है, कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट बना था कब, 1774 में, किस अधिनियम के द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा उस सुप्रीम कोर्ट को समाप्त कर दिया जाता है। किसके द्वारा, बाय इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861। आपसे पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में स्थापित किया गया था 1774 में, उसे कब समाप्त किया गया, तो याद रखिएगा 1861 में, किसके द्वारा, बाय इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के द्वारा। और उसके जगह पर 3 हाई कोर्ट बनाए जाते हैं। एक बनाया जाता है बंगाल में कलकत्ता हाई कोर्ट, एक बनाया जाता है मद्रास में मद्रास हाई कोर्ट, और एक बनाया जाता है बॉम्बे में बॉम्बे हाई कोर्ट, है ना। 3 हाई कोर्ट बनाए जाते हैं उसके जगह पर। बात समझ में आई। अब देखिए इसके बाद की बात करते हैं, अगला है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसके तहत क्या होता है, तो याद रखिएगा वायसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में, यानी वायसरॉय की विधायी परिषद में, इसे हिंदी में लिख लेंगे भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1892। इसमें क्या होता है, वायसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स की संख्या यानी सदस्यों की संख्या को, मेंबर्स की संख्या यानी सदस्यों की संख्या को
16 कर दिया गया, यानी 6 था, 6 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 16 कर दिया गया, 16 कर दिया गया। अब यहां पर देखिए वायसरॉय की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, अभी तक लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स क्या हो रहे थे, नॉमिनेट हो रहे थे, यानी कि क्या हो रहे थे, मनोनीत हो रहे थे। लेकिन यहां पर पहली बार क्या होगा, इसमें इसके द्वारा पहली बार और फर्स्ट टाइम इसके द्वारा पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत होती है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन की क्या हुई, शुरुआत हुई। यानी जो वायसरॉय की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, वायसरॉय की जो विधायी परिषद के सदस्य हैं, इनको चुनने के लिए अब अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, जिसमें कि लोकल बॉडीज के मेंबर क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, है ना, और भी जो इस तरह से उनका कलीजियम होगा, सभी लोगों को यहां पर क्या होगा, वो नहीं दिया गया, यानी कि वो अब अप्रत्यक्ष रूप से क्या होंगे, चुन करके आएंगे। साथ ही साथ यहां पर याद रखिएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को वायसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को वायसरॉय की जो विधायी परिषद है के मेंबर को बजट पर प्रश्न, बजट पर डिस्कशन करने, बजट पर चर्चा करने, अभी तक जो बजट वगैरह आता था उस पर ये चर्चा नहीं कर सकते, डिस्कशन नहीं कर सकते थे बजट को, लेकिन इसके तहत बजट पर चर्चा करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। देखिए एक होता है प्रश्न, एक होता है पूरक प्रश्न, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। यानी कि जो वायसरॉय की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं, अब जब बजट प्रेजेंट किया जाएगा तो वो उस बजट को क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, बजट पर चर्चा कर सकते हैं कि आखिर हाँ ये अमाउंट जो है कहां पर खर्चा होगा, क्यों खर्च होगा, क्या कारण है। जैसे बजट पर अभी आपने देखा होगा, बजट प्रेजेंट हुआ और बजट पर क्या हुआ, डिस्कशन हुआ पार्लियामेंट के अंदर, उसी तरह वहां पर भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों को पहली बार बजट पर डिस्कशन का अधिकार दिया गया। अभी आपने देखा होगा जब बजट प्रेजेंट हुआ तो बजट पर प्रश्न वगैरह पूछा जा रहा था मेंबर्स के द्वारा, किससे, मिनिस्टर्स से। तो यहां पर अब जो है बजट पर जो है यहाँ के जो मेंबर्स हैं, सबसे पहली बार जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को बजट पर डिस्कशन और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, ये इसी अधिनियम के तहत दिया गया। वो बजट पर प्रश्न भी पूछ सकते हैं, किससे, मिनिस्टर से, आखिर ये जो है इसका क्या मतलब, ये जो खर्च कर रहे हैं इसकी क्या उपयोगिता है, क्या जरूरत है ना, ठीक है, क्या आवश्यकता है, या जो भी सवाल है वो सवाल पूछ सकते थे। लेकिन मान लीजिए सवाल का जवाब मिल गया, बात खत्म, दोबारा आप सवाल नहीं पूछ सकते। एक होता है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यानी कि पूरक प्रश्न। जैसे आपने कोई डाउट पूछा हमसे, मतलब आपके मन में कोई सवाल है, आपने सवाल पूछा, सवाल का मैंने जवाब दे दिया, आपको समझ में आए तो ठीक, समझ में आए तो कोई, समझ में नहीं आए तो भी ठीक, यानी कि दोबारा आप फिर से नहीं पूछ सकते हैं उसे। लेकिन जैसे मान लीजिए कि आपने कोई सवाल पूछा और आपको मैंने बताया और आपको वो चीज समझ में नहीं आई, तो यू कैन आस्क अगेन, या फिर आपको मान लीजिए कोई और डाउट आ गया उसी सवाल से रिलेटेड, उसी प्रश्न से रिलेटेड, तो आप क्या कर सकते हैं, आप फिर से सवाल पूछ सकते हैं। दैट इज नोन एज सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। उसे क्या कहते हैं, पूरक प्रश्न कहते हैं। यानी कि उसी सवाल के डाउट को दूर करने के लिए, जो सवाल आपने पूछा है मैंने उसका जवाब दे दिया, फिर भी आपको उससे रिलेटेड क्या है, कोई डाउट रह गया उसी सवाल से रिलेटेड, तो आप उस डाउट को, उसी सवाल से रिलेटेड डाउट को क्लियर करने के लिए दोबारा प्रश्न पूछ सकते हैं। उसे क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कहते हैं, पूरक प्रश्न कहते हैं, हाँ क्रॉस क्वेश्चन आप कह सकते हैं। यहां पर जो है पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या गया था, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। पूरक प्रश्न आप नहीं पूछ सकते, है ना, इनको क्रॉस क्वेश्चन का राइट नहीं दिया गया था। बात समझ में आ गई, क्लियर है यहां तक। सेकंड लाइन को दोबारा समझाइए। सेकंड लाइन मैंने लिखा है, इसके द्वारा पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन, यानी जो वायसरॉय की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो ये 16 मेंबर्स हैं, इनके लिए अब पहले, अभी तक क्या हो रहा था, इनके मेंबर्स नॉमिनेट होकर के आ रहे थे, मनोनीत होकर के आ रहे थे। लेकिन वहां पर क्या होता है, यहां पर क्या किया गया प्रावधान कि अब मनोनीत होकर के नहीं आएंगे, अब वो क्या होगा, उसके लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, यानी कि लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाएंगे बल्कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। उसके लिए कलीजियम बनाया जाएगा जिसमें लोकल बॉडीज के मेंबर वगैरह शामिल होंगे।
एंड मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, आप लोग ये बताओ कि हु मतलब किसे हु वाज नॉन एज या हु इज नॉन एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया, या भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है, आप लोग ये बताओ। एंड ये सब पॉइंट आप लोग लिख लेना वन लाइनर में, ठीक है। प्रेजेंट में इंडिया में वायसराय नहीं होते हैं खुशी जी, प्रेजेंट में हमारे देश का संविधान लागू है, हम लोग ब्रिटिश रूल में नहीं है। वायसराय जो पहले हुआ करते थे उसी पद को हमारे देश में किसके रूप में बदल दिया गया? राष्ट्रपति के रूप में बदल दिया गया। बात समझ में आ गई? और लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है भारत के अंदर स्थानीय स्वशासन का पिता, ठीक है। और रिपन का एक रिजोल्यूशन आया था, रिपन का रिजोल्यूशन आया था जिसे कहा जाता है भारत के स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है ना। बलवंत राय मेहता नहीं, बलवंत राय मेहता क्या है? वह है फादर ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। दोनों फर्क है। भारत में अगर आपसे पूछे स्थानीय स्वशासन का पिता कौन है तो लॉर्ड रिपन, लेकिन अगर आपसे पूछे भारत में पंचायती राज का पिता कौन है, पंचायती राज का वास्तुकार कौन है, तो फिर बलवंत राय मेहता है ना। चलिए, तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही रखेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। नाउ वी विल मीट ऑन मंडे एंड आई थिंक ये टॉपिक अब हमारा मंडे को भी चलेगा। मंडे को जाकर के हम क्या कर पाएंगे, इस टॉपिक को कंप्लीट कर पाएंगे, है ना। यहाँ पर हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट में बस इतना ही प्रोविजन था। मंडे को ये टॉपिक फिनिश करेंगे और नेक्स्ट वीक में जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। एंड जो हमारे संविधान के पार्ट, स्केड्यूल्स, है ना, जो आपके सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो सब क्या करेंगे अब हम लोग कंप्लीट। नेक्स्ट वीक से अब असली जो पॉलिटी है वो अब आपकी प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीक में मंडे को। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। अच्छा, एक चीज और बताना था, कल आपका एक YouTube चैनल है, मतलब खान ग्लोबल स्टडीज का, KGS का एक YouTube चैनल है, KGS डिफेंस। KGS डिफेंस पे कल एक सेशन YouTube पर लेकर मैं आ रहा हूं। किसी भी बच्चे को अगर उससे जुड़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है वो एक्चुअली में 8 से लेकर के 11 तक, 8 बजे से लेकर 11 बजे तक, जिसमें हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, संविधान संशोधन की, जिसमें कि कैसे संविधान संशोधन होता है, उसका क्या प्रोसेस है ना, संविधान संशोधन कितने हुए हैं अभी तक, है ना, उसको हम लोग पूरा डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सवाल भी कराएंगे जो कि आपके यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम 8 AM to 11 AM, है ना। 8 बजे से लेकर 11 बजे तक पूरा अमेंडमेंट जो है ना, उसमें हम लोग सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न, अमेंडमेंट का क्या प्रोसीजर है, वी विल डिस्कस। KGS डिफेंस यूट्यूब चैनल है, वहां पर आप देख सकते हो। अगर किसी को जुड़ना है तो यू कैन ज्वाइन दैट सेशन। ओके, तो मिलते हैं फिर आपसे मंडे की क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।